अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और टॉपिक हमारा है बायोलॉजिकल मेथड और उसके अंदर हम एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे मलेरिया। दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। कल हमने मलेरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से जो है उस दौर के अंदर हमारे पास जो है ये एक बहुत बड़ी डिजीज थी, ठीक है, उसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से सॉल्व किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी इंट्रोडक्शन। जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि उस वक्त ये सबसे जो है वो मेजर डिजीज के तौर पर मानी गई थी और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था और इसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से जो है वो सॉल्व किया गया। उस वक्त जो बायोलॉजिस्ट थे 19th सेंचुरी के अंदर, लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर इसके ऊपर इसकी कॉजेस को ढूंढने के लिए इसके ऊपर रिसर्च शुरू की गई बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए। लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट कॉजेज जो है वो बताई गई थी और जो फर्स्ट मेजर ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी उनके अंदर पहली जो ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैव सम रिलेशन। क्योंकि जब चेक किया गया कि जिन लोगों को मलेरिया हो रहा है उनमें से सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो कि मार्शी एरियाज के अंदर रहते हैं, मतलब ये है कि दलदली जगहों के ऊपर रहते हैं, उन लोगों को मलेरिया ज्यादा हो रहा था। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैव सम रिलेशन। मलेरिया और जो मार्शी प्लेसेस हैं उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है क्योंकि वहां पर रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं मलेरिया के पेशेंट्स के। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी, क्विनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट द मलेरिया, दैट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। उस दौर के अंदर फीवर को जो है वो ठीक करने के लिए हमारे पास सिनकोना और क्विनाइन जो है इस्तेमाल की जाती थी और मलेरियल पेशेंट के लिए भी हम क्विनाइन जो है वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो क्विनाइन जो है इज एन इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट द मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मार्शी प्लेसेस डज नॉट कॉज मलेरिया। इसका मतलब ये है कि उस वक्त कुछ वॉलंटियर सामने आए थे, उन्होंने चेक किया कि हम जो है खुद को पेश करते हैं, चेक करते हैं कि वहां का पानी पीने से अगर हमें मलेरिया हो जाता तो मतलब पानी के अंदर मसला है, क्योंकि उस वक्त मलेरिया को जो नेम दिया गया था वो स्टैग्नेंट वाटर जो है एयर को पोल्यूट कर देता है, वो फिजिशियन कहते थे, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। लेकिन वॉलंटियर सामने आए, उन्होंने वहां का पानी पिया और जब उन्होंने पानी पिया उसके बाद उनको पता चला कि उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो वहां से उन्हें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि वहां का जो पानी है उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी, दैट वाज द कॉज ऑफ मलेरिया। जो फिजिशियन थे उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। जो मलेरियल पेशेंट थे हमारे पास, ठीक है, उनके ब्लड के अंदर जो है वो क्या देखा गया था, हमारे पास जो है प्लाज्मोडियम देखा गया था। इससे पहले जो हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं लेब्रॉन से पहले सॉरी AFA किंग लेब्रॉन हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो ब्लड है मलेरियल पेशेंट का उसके अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया है, लेकिन उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद 2 ईयर लेटर्स के बाद एक और साइंटिस्ट ने भी सेम क्रिएचर देखी थी, उसकी बात को भी नहीं माना गया था। फिर उसके 3 साल के बाद एक और साइंटिस्ट ने यही बात जो है वो दोबारा रिपीट की। उसने कहा कि वाकई मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद होते हैं। फिर इसकी बात को एक्सेप्ट किया गया और ये भी ऑब्जर्वेशन के तौर पर सामने आई, ठीक है। तो कॉज को देखते हैं कि कॉज हमारे पास कौन सी बन रही है इसमें, मलेरिया की प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। हम इन ऑब्जर्वेशन को सबको इकट्ठा नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है। इसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन हम कैरी करेंगे, ठीक है, और वो हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोथेसिस बन जाएगा। अ साइंटिस्ट यूज व्हाटएवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन हैड मेड वन ऑब्जर्वेशन, उसमें से एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहां पर जो हाइपोथेसिस बनाया गया था दैट वाज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये कहा गया कि मलेरिया की जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है डिडक्शन। हमें पता है डिडक्शन के अंदर हम लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं। कौन से लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो हाइपोथेसिस है इसको लॉजिकली हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हाइपोथेसिस है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो इसको डिडक्शन मतलब डिडक्शन देखते हैं इफ एंड देन लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। हमें पता है कि जब हम डिडक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस को ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिडक्शन बनाई जाती हैं। तो डिडक्शन के लिए देखें, फर्स्ट है इफ, वो कहता है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की कॉज है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट।
जो मलेरियल पेशेंट हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम का मौजूद होना जरूरी है। वो कहता है कि अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की कॉज है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये डिडक्शन हमारे पास बनाई गई थी लॉजिकली प्रूव करने के लिए। फिर इन्हीं डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ हम आते हैं। दैट इज आवर थर्ड स्टेप, दैट इज बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये प्रूव करना था कि डिडक्शन जो है हमारी क्या ठीक है या फिर हमारे पास गलत है। तो बेटा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, दूसरा हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है उसको हम जितनी जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, हम उसको फुली देते हैं, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कॉमन एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। हम दो प्लांट ले लेते हैं, एक प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, दूसरे प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। तो हम एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा हमारे पास, हम उसके अंदर एक प्लांट रख देंगे, एक प्लांट हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर रख देंगे। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी प्लांट को हम देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम वहां पर देंगे। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिस कर देंगे। हमने ये चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का या नहीं होता। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमने वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिस किया हुआ है, अगर वहां पर ये प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर वो प्रोसेस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो फिर हमें पता चलेगा कि वाकई फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। तो एक हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करते हैं जिसके अंदर हम वो चीज मिस कर देते हैं जिसको हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, और दूसरे ग्रुप के अंदर हम कंट्रोल ग्रुप, हम उसके अंदर जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है हम वो पुट कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है या नहीं है हमारे पास। तो यहां पर भी यही सूरत हाल है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारे पास, दूसरा हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमारे पास 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट ले लिए थे, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर भी 100 जो है वो हेल्दी पर्सन्स ले लिए थे। अब जो 100 मलेरियल पेशेंट थे, जब उनको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया गया तो पता चला कि 100 में से ऑलमोस्ट ऑल दी मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, but in control group there were only 7 members that have plasmodium in their blood out of 100। तो ये पता चला कि 100 में से जो 7 हैं उनको जो है वो प्लाज्मोडियम हो चुका है, उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। बाकी जो हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 के 100 जो हमारे पास पेशेंट थे उनके सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। यहां पर जो हमारे पास 7 पेशेंट हैं, 7 के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है। दैट वाज वेरी एग्जैक्टिव, ये बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस था कि वो 7 के अंदर प्लाज्मोडियम है, लेकिन उनको मलेरिया तो नहीं हुआ अभी तक। तो पता चला कि जो 7 पेशेंट हैं जिनके अंदर प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर मौजूद है, लेकिन अर्ली स्टेजेस के अंदर है, अभी वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। बच्चों याद रखिएगा, जब कोई भी वायरसेस, कोई भी चीज एंटर होती है बॉडी के अंदर, वायरसेस, बैक्टीरिया, वो सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। टेक फॉर 7 days, 10 days, 14 days, नथिंग दिस, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सबसे पहले अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर बढ़ाता है, नंबर बढ़ाने के बाद वो इफेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। जब उसके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा अपनी जो है वो नंबरिंग बना लेता है, उसके बाद वो बॉडी के इफेक्ट करता है और बॉडी को सिम्टम होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम सपोज करते हैं हमारे पास एक फीवर है, बुखार है, तो उससे पहले 4 to 5 days जो है वायरसेस जो है वो एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो इफेक्ट कर सकता है। वो 4 to 5 days के बाद जो है वो अपने सिम्टम को शो करेगा। तो मतलब ये जो 7 days होती हैं या 10 days या 14 days, जब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, सिम्टम्स शो नहीं होती, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा? इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट्स इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। एंटर हो जाता है, उसके बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, फिर जब सिम्टम शो करता है उससे पहले तक का ये जो पीरियड है मल्टीप्लिकेशन का उसका, इसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहां से हमें पता चला कि 100 में से 100 जो थे उनको मलेरिया जो है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 हेल्दी पर्सन थे, उनके अंदर 7 जो हमारे पास पेशेंट थे उनके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम देखा गया था, लेकिन दैट वाज एन इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर जो है वो मौजूद था। तो रिजल्ट हमें शो करता है कि रिजल्ट शोज दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, while 7 out of 100 healthy person has plasmodium in their blood. Plasmodium in the healthy person was at incubation period. तो वो किस पीरियड के ऊपर था जी? इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर था कंट्रोल ग्रुप के अंदर। तो यहां से हमारे पास जो हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो यहां पर ये कंफर्म हो गया। यहां पर जब हमने एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट के अंदर हम ये लिखेंगे कि प्लाज्मोडियम ही जो है हमारे पास क्या है, मलेरिया की कॉज है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि ये तो कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन अब हमने ये कंफर्म करना है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कि जो मलेरिया होता है, ठीक है, वो कैसे जो है प्लाज्मोडियम जो होता है, ठीक है, वो कैसे जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।